बात करेंगे भावनात्मक संदर्भों का अभिनव प्रयोग कश्यप। हिंदी उपन्यासों की परंपरा में जिन उपन्यासों ने औपन्यासिक भाषा एवं शिल्प के स्तर पर व्यापक प्रयोग किए हैं उनमें मनोहर श्याम जोशी का नाम भी लिया जाता है। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों में विषय वस्तु के साथ साथ शिल्प एवं भाषा सभी स्तरों पर नवाचार देखने को मिलता है। जैनेन्द्र की संवेदना, अज्ञेय की प्रयोग धर्मिता और रेणु जैसी भाषा की आंचलिकता का समावेश से जोशी जी ने एक नए तरह के कथा वातायन का निर्माण किया है। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों में भाषा एक नए तरह की ठसक और देसीपन के साथ प्रस्तुत होती है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं कुरकुर स्वाहा, कश्यप, हरिया हरी कुलगुश की हैरानी और हमजात। कुरकुर स्वाहा से मनोहर श्याम जोशी उपन्यास लेखन की ओर आए। यह एक प्रयोगशील उपन्यास है। व्यापक प्रयोगशीलता के कारण यह उपन्यास बहुचर्चित हुआ। अपनी प्रयोगशीलता के कारण रचनाकार उपन्यास के स्वीकृत एवं उपलब्ध ढांचे को तोड़कर नए तरह से कथा वस्तु को प्रस्तुत करता है। मनोहर श्याम जोशी अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों को मिलाकर अपने कथा साहित्य को एक नए कलेवर में ढालते हैं। कश्यप आपके द्वारा रचित दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी पृष्ठभूमि कुमायूनी जीवन स्थितियां हैं। कश्यप मूलतः एक प्रेम कथा है। प्रेम कथा के साथ साथ इसमें एक युवक के जीवन के अनेकानेक संघर्षों को भी स्थान दिया गया है। कुमायूनी पृष्ठभूमि पर रचित इस उपन्यास में भाषा एवं शिल्प संबंधी नवीनता देखने को मिलती है। भाषा में कुमायूनी अंचल की भाषा को उपन्यासकार ने मुखरता से प्रस्तुत किया है। कहीं कहीं भाषा के संदर्भों को स्पष्ट करने के लिए शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, जिससे कथा के आस्वादन में पाठक को व्यवधान न पड़े। उपन्यास के आरंभ में ही जोशी जी ने भाषा संबंधी संकेत दे दिए हैं। जोशी जी का कथन है, उपन्यास में जहाँ कहीं भी कुमायूनी शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका अर्थ वहीं दे दिया गया है। इनमें कुछ संवादों में जो कुमायूनी हिंदी प्रयुक्त हुई है वह पाठक को थोड़े अभ्यास से या स्वयं समझ में आ जाएगी। यह हिंदी कुमायूनी का ज्यों का त्यों अनुवाद करते चलने से बनती है और कुमायूं में इसे आमतौर पर व्यवहार में लाते हैं। उपन्यास के आरंभ में कथाकार भाषा के प्रति अपना आग्रह स्पष्ट कर देता है। आंचलिक भाषाई क्लेवर में प्रस्तुत प्रेम कथा को रचनाकार ने समग्रता में प्रस्तुत किया है। भाषा एवं संवाद में अभिनव प्रयोग के साथ साथ कथा संप्रेषण की परंपरागत शैली का भी प्रयोग उपन्यास में देखने को मिलता है। कश्यप उपन्यास का शीर्षक कुमायूनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है क्या जाने। यह बहुत ही दार्शनिक एवं चुनौतीपूर्ण शब्द है। क्या जाने या तुम स्वयं बूझो। उपन्यास की विषय वस्तु के अनुरूप रचनाकार ने शीर्षक का चयन किया है। यह शीर्षक अपने आप में विचित्र है। विचित्र होने के साथ साथ लाक्षणिक भी है, जो विषय वस्तु के अनुरूप है और पाठक या आस्वादक को उपन्यास पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समय समय पर लेखक स्वयं पाठकों के समक्ष उपस्थित होकर रचनात्मकता और संप्रेषण शैली को प्रभावी बना देता है। कश्यप देसीपन अंदाज में प्रस्तुत मध्यवर्गीय घरेलू जीवन में घटित प्रेम कथा है। इस उपन्यास के संदर्भ में प्रख्यात आलोचक परमानंद श्रीवास्तव का वक्तव्य है, किशोर प्रणय कथा का ऐसा सृजनात्मक उपयोग तुर्गनेव जैसे लेखकों की रचनात्मक मानस की याद दिलाता है। बेबी जैसी नायिका हिंदी कथा साहित्य के अविस्मरणीय चरित्रों में गिनी जाएगी। डीडी का लाटापन व्यक्तित्व के रूप में एक अनोखा अनुभव है। कुमायूनी जिंदगी के खास स्थानिक आंचलिक परिवेश में इसकी उपस्थिति एक विलक्षण प्रसंग है। कश्यप की प्रयोग धर्मिता बांधती है। कश्यप की प्रयोग धर्मिता उसके देशीपन में निहित है। अंचल के चटक रंगों को कथा फलक पर उभारने के निमित्त जिस भाषा की आवश्यकता थी उसे कथाकार ने बखूबी गढ़ा है। भाषा में सामाजिक संदर्भों एवं विशिष्ट परिवेश को विशेष निर्वाह देखने को मिलता है। रचनाकार प्रेम कथा प्रस्तुत करते समय
प्रेम के वैज्ञानिक सूत्रों की भी तलाश करता है, लेकिन वह पाता है कि प्रेम विशुद्ध मन का विषय है। इस संदर्भ में रचनाकार का कथन है, यदि भावनाओं के वैज्ञानिक सूत्र बन गए होते, अगर भावनाओं का जैव रसायन स्पष्ट हो चुका होता, या अगर आप और मैं मान चुके होते मन से कि प्रेम को वही जान सकता है जो समझ गया है कि प्रेम समझा ही नहीं जा सकता, तो मुझे यह सब झंझट नहीं करना होता। सचमुच ढाई आखर से ही काम चल जाता। प्रेम के संदर्भ में ये व्यापक स्वीकृति है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रेम को न तो समझा जा सकता है, न ही उसके सूत्र तलाशे जा सकते हैं। यह एक अमूर्त भावना है जिसे ढाई आखर से तो कह सकते हैं, लेकिन इस भाव की गहराई को अभिव्यक्त करने के लिए अनेकानेक पोथियों से भी बात बन नहीं पड़ती। नायक नायिका का प्रेम एक आंचलिक परिवेश में पनपता है, लेकिन इसका प्रसार निरंतर व्यापक होता जाता है। नायक फिल्मी दुनिया से है, इसका प्रभाव उपन्यास की भाषा में देखने को मिलता है। हमारा नायक इसी ऊहापोह में है, तब तक दूसरा सीन शुरू होता है। इतने में दबे पांव आई कोई आहट। नायक पलटकर देखता है। आगे नायिका नायिका का संवाद है। नायिका नायक के लिए चाय लेके आती है। चाह रख दीजिए। चाय को कुमायूनी में चाह कहते हैं। रख दीजिए। रख दी, पी लो। पी लूँगा। कब? थोड़ी देर में। ठंडी हो जाएगी। मैं गर्मागर्म पीता भी नहीं। फूंक मारकर ठंडी कर दूं। भाऊ, यहाँ भाऊ का अर्थ जो है बच्चे से लिया गया है। इन वार्तालाप के पश्चात नायिका नायक के पास ही बैठ जाती है। जहाँ भाव गहरे होते हैं वहाँ भाषा अपने आप ही मूल रूप में आ जाती है। ऐसे उदाहरण उपन्यास में सर्वत्र देखने को मिलते हैं। कथा नैनीताल के हिल स्टेशन से शुरू होती है, जो क्रमशः बम्बई बरेली होते हुए अरमोला पहुंचती है। औपन्यासिक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह सामाजिक परिवेश के अनुरूप बनती है, ढलती है। साहित्यिकता से उसका सरोकार कम ही होता है। रचनाकार ट्रेन से यात्रा करते हुए सोच रहा है। ट्रेन दिल्ली जा रही है, रिजर्वेशन नहीं है, सीट भी नहीं है। वह अपने सामान पे ही बैठा हुआ सोच रहा है कि उसकी मंजिल क्या है और मंजिल कहाँ है। वास्तविकता यह है कि मुंबई भी उसकी मंजिल नहीं है, वह एक पड़ाव है। उपन्यास के माध्यम से रचनाकार ने जीवन का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अंतः एवं बाह्य जगत का चित्रण दृष्टिगत होता है। दिल्ली जाते हुए रचनाकार के मन में जो चित्र प्रस्तुत है उसमें डीडी की मनः स्थिति भी देखी जा सकती है। वर्षों वर्ष बैठा रहूँगा मैं इसी फर्श पर, दुखते कूल्हों सो जाती टांगों पर बैठी रहूँगा। संघर्ष का टिकट मेरे पास होगा, सुविधा का रिजर्वेशन नहीं। यह वह उस मध्यवर्गीय युवक की संघर्ष की वेदना है जिसमें वो कहता है कि संघर्ष का टिकट मेरे पास होगा, सुविधा का रिजर्वेशन नहीं होगा। धन्यवाद।